Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss a very important gland and with a very important secretion, that is pancreas, और इसकी secretions इंसुलिन और ग्लूकागॉन के नाम से आप जानते हैं। बुनियादी तौर पे pancreas दो तरह के functions perform कर सकता है, exocrine as well as endocrine। किस किस तरह से ये काम कर रहा है इसकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेंक्रियाज इज अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड की एक खास बात स्टूडेंट्स ये है कि आमतौर पे हम सिर्फ ये समझते हैं कि इसका काम डाइजेशन के साथ रिलेटेड है, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसुलिन पैदा करने के हवाले से भी इसकी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए चंद एक दूसरे असिस्टिव हार्मोन्स के साथ जो प्राइमरी हार्मोन काम कर रहा है, दैट इज इंसुलिन। ऑलराइट, तो इस बुनियाद पे सबसे पहले नंबर पे तो आप ये बात याद रखें कि पेंक्रियाज है कहां पे। आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जहां पे ड्यूडेनल कर्व बन रहा है वहां पे ये खुबा हुआ नजर आता है। तीन बुनियादी तौर पे इसके हिस्से बनाए जाते हैं। अगले हिस्से को हम कहते हैं हेड ऑफ द पेंक्रियाज, दरमियान वाले हिस्से को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज, और पिछले हिस्से को जो कि थोड़ा सा नुकीला नजर आता है उसे हम कहते हैं टेल ऑफ द पेंक्रियाज। ऑलराइट, अब इस पेंक्रियाज की जो शोहरत है वो क्या है? पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस तो डाइजेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और दूसरी वजह शोहरत क्या है? इंसुलिन प्रोडक्शन। तो अब अगर ये दो डिफरेंट डोमेन्स को रेगुलेट कर रहा है तो इस बुनियाद पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हम ये कह सकते हैं पेंक्रियाज इज अ ड्यूअल ग्लैंड, इट परफॉर्म्स डबल फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन एज वेल एज द एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है कि जब कभी भी आप डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस को पैदा करवाना जो कि डायरेक्टली पेंक्रियाज की पेंक्रियाटिक डक्ट से जा रहे हैं ड्यूडेनम के अंदर, और फिर उसके साथ ही साथ दूसरी जानिब जब हम एंडोक्राइन फंक्शन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन वगैरह काम कर रहे हैं जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर भेजे जा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हार्मोन्स और ये इसकी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस ये मिलके इसको ड्यूअल ग्लैंड या डबल फंक्शनिंग ग्लैंड का ओहदा दे रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर हम फर्दर स्टूडेंट्स इसकी स्टिमुलेशन की बात करें तो आपके ज़हन में फौरी तौर पे ये बात आ जानी चाहिए कि अगर हम इसके एंडोक्राइन फंक्शन की बात करेंगे तो एंडोक्राइन फंक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज इंसुलिन। ऑलराइट, और दूसरी तरफ ग्लूकागॉन भी काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट और द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, जिसको हम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी कह सकते हैं। तो सबसे अहम तरीन डायरेक्ट स्टिमुलेशन किस चीज की है कि आपके खून के अंदर जो शुगर की जो परसेंटेज मौजूद है उसकी, फिर उसके साथ ही साथ और दो ट्रॉफिक हार्मोन्स या ट्रॉफिक सिक्रीशंस that are coming from the pituitary, they also have the ability to stimulate the pancreas to produce insulin as well as the glucagon। और वो कौन कौन से दो हार्मोन्स हैं? पहले नंबर पे आप याद रखेंगे सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, और दूसरे नंबर पे आप याद रखेंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चूंकि सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन ने क्या करवाना है? बॉडी की ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज को तोड़ने से मिलेगी। तो ग्लूकोज के लेवल्स को हाई करवाया जाएगा, तब जाके ग्लूकोज अपने रिजर्व या स्टोर्ड एरिया से निकल के बाहर आएगा, फिर उसको तोड़ा जाएगा और उसे एनर्जी बनाई जाएगी और बॉडी की ग्रोथ करवाई जाएगी। इन द मीन टाइम दूसरा हार्मोन जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है उसके पास भी कुछ इस तरह की सिक्रीशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं दे आर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दे आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विद इन द ब्लड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की स्टिमुलेशन तो अपनी जगह पे, लेकिन असल में जो मेन स्टिमुलेटर है वो कौन है? The percentage or the level of the glucose present within the blood directly stimulates the pancreas to produce insulin। Alright students, तो ये है डायरेक्ट स्टिमुलेशन। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को आप किस तरतीब के साथ याद रखेंगे इनको भी देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पे इट इज अ सॉफ्ट एंड elongated organ comprising of head, body and tail। Alright, स्टिमुलेशन कौन कौन करवा रहा है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन्स, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंडोक्राइन फंक्शन के लिहाज से ये वाला पॉइंट अपने ज़हन में जरूर रखिएगा कि इसकी डायरेक्ट स्टिमुलेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट है इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस ऑफ द ग्लूकोज विद इन द ब्लड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद डबल ग्लैंड या ड्यूअल फंक्शन जो इसको हम कह रहे हैं, पेंक्रियाज आर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। आपके एमडीकैट के लेवल का ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसको ज़हन में जरूर रखिएगा। एक्सोक्राइन फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो आपके ज़हन में फौरन ये आना चाहिए कि डाइजेशन के साथ रिलेटेड है। तो डाइजेशन में ये क्या कर रहा है? स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं पेंक्रियाज के अंदर। जब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं
तो हमें पता चलता है कि इसके पास इसके अंदर वेन्स और फिर वेनलेट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ऑलराइट, जो कि छोटे छोटे ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में नजर आते हैं। और फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स इनके एंड्स पे जाके स्पेशलाइज्ड सेल्स नजर आते हैं जिनको हम कहते हैं एसिनर सेल्स, ऑलराइट। ये जो एसिनर सेल्स हैं पेंक्रियाज के, ये सिक्रीट करने की सलाहियत रखते हैं पेंक्रियाटिक जूस को, और पेंक्रियाटिक जूस आपको याद होना चाहिए ड्यूडेनम के अंदर जाके डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं? द एंजाइम्स इंक्लूड ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमिलेज जिसको हम पेंक्रियाटिक एमिलेज भी कहते हैं, और पेप्टिडेज जिनको फर्दर हम एक्सोपेप्टिडेजेस और एंडोपेप्टिडेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका एक्सोक्राइन हार्मोन वाला हिस्सा, यानी कि ये वो पार्ट है कि जो अलहदा से एंजाइमेटिक सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है और क्या करेगा, आपके डाइजेशन को रेगुलेट करेगा विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और टू बी मोर प्रिसाइज विद इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर इसके साथ एंडोक्राइन फंक्शन की अगर हम बात करें, जिस पे हमारा मेन फोकस है इस टॉपिक का, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी सुनते जाएं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो यहां पे आप एंडोक्राइन फंक्शन के लिहाज से याद रखेंगे वो ये है कि बिल्कुल उसी तरह के जैसे एक्सोक्राइन स्टिमुलेशन या सिक्रीशन के लिए एसिनर सेल्स मौजूद हैं, इसी तरह पेंक्रियाज के अंदर छोटे छोटे सस्पेंडेड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर भी क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद हैं, और इन क्यूबॉइडल सेल्स के पास खास किस्म की सिक्रीशंस सिक्रीट करने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं, जिनको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां पे इनटू 3 मेजर टाइप्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे अल्फा सेल्स, दूसरे नंबर पे बीटा सेल्स और तीसरे नंबर पे डेल्टा सेल्स, ऑलराइट। दरमियान में गैमा सेल्स भी मौजूद हैं जो कि कुछ बुक्स में डिस्कस किए जाते हैं मोस्टली, लेकिन ज्यादातर हम इन्हीं 3 सेल्स की बात करते हैं, ऑलराइट। इसमें अब आप अपने जहन में ये रखेंगे कि अल्फा सेल्स दे आर लेस इन नंबर एंड दे सिक्रीट ग्लूकागॉन, ऑलराइट। दूसरी तरफ द बीटा सेल्स दे आर लार्जर इन नंबर, ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और they have the ability to secrete insulin, the most significant hormone of the glucose metabolism। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो डेल्टा सेल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, they secrete somatostatins, और इनका काम क्या होता है कि ये इन दोनों पिछले सेल्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं कि इंसुलिन कहीं ओवर सिक्रीशन में या ग्लूकागॉन कहीं ओवर सिक्रीशन में ना चला जाए, तो इनको मॉनिटर करना और फिर उसके बाद रेगुलेट करवाना, ये सोमेटोस्टेटिन्स का काम हो सकता है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब इसमें से हम फर्दर वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो द फर्स्ट वन इज इंसुलिन। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चूंकि तादाद में ज्यादा हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनकी सिक्रीशंस भी ज्यादा होंगी, लेकिन जो काम ये परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि असल में जैसे ही बॉडी में किसी भी जगह से ये मैसेज रिसीव होगा कि नाउ द परसेंटेज और द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इज राइजिंग विद इन द ब्लड, तो फौरी तौर पे इंसुलिन को सिक्रीट किया जाएगा, और इंसुलिन पैदा होते साथ ही फौरन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। लेकिन इसकी इस मिकदार में कमी के पीछे बहुत सारे टेक्निकल स्टेप्स मौजूद हैं। वन बाय वन जो फंक्शंस आपने याद रखने हैं इनको भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला और अहम तरीन फंक्शन क्या है? इट डिप्रेसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है, अगर आपके इनटेक की वजह से या ग्लाइकोजन के टूटने की वजह से या एडिपोज टिश्यू में से फैट्स के टूटने की वजह से या प्रोटीन्स के टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की वजह से, जिस अमल को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन तमाम प्रोसेसेस में से किसी भी वजह से अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इंसुलिन विल बी द प्रॉक्टर, ये यहां पे लीड करेगा और फौरी तौर पे ग्लूकोज लेवल को कम करना शुरू कर देगा। फर्दर जो स्टेप्स इंसुलिन फॉलो करवा रहा है, किस तरह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है, ये भी याद रखें। पहले नंबर पे आप याद रखेंगे कि इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द ग्लाइकोजन विद इन द लिवर एंड मसल्स। और ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं? इट इज द एनिमल स्टार्च, इट इज द रिजर्व फॉर्म और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विद इन द बॉडी, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, यानी अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज को चैनलाइज करवाना हो तो वो काम भी इंसुलिन करता है। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के ऊपर, उनको जाके इंसुलिन स्टिमुलेट करता है, उनके अंदर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, और ग्लूकोज जब ब्लड में से निकल के बॉडी के सेल्स में चला जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिप्रेस या डिक्रीज कर दिया जा चुका है। देन स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये पॉइंट्स भी स्टूडेंट समझने वाले हैं कि लिपिड्स लिपोजेनेसिस का अमल यानी लिपिड्स बनवाना
इस अमल को भी डायरेक्टली आपका इंसुलिन ही रेगुलेट कर रहा है और लिवर के अंदर ये काम किया जा रहा होता है। किस तरह से ये काम मुकम्मल किया जाता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए और एसिटाइल को ए जिसे हम कहते हैं, और फिर उसके बाद फौरी तौर पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू एसाइल ग्लिसरोल्स और एसाइल ग्लिसरोल्स को फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगला काम जो ये कर रहा है दैट इज प्रोटियोजेनेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द ग्लूकोज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, then convert glucose to acetyl CoA, then transformed to acyl glycerol and stored within the adipose tissue, यानी कि excessive sugars या carbohydrates जो आप intake करते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू बनाने में हेल्पफुल हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जितने ज्यादा एडिपोज टिश्यू यानी कि चर्बी का इजाफा होता चला जाएगा तो ओबेसिटी में भी साथ ही साथ इजाफा हो जाएगा, ओवरवेट होने वाली कंडीशन होगी। और आपको ये बात याद होनी चाहिए कि डायबिटिक्स में जो सबसे ज्यादा अहम या क्रिटिकल फैक्टर होता है दैट इज बीइंग ओवरवेट और द ओबेसिटी। तो ओबेसिटी असल में खुद से इंसुलिन की अपनी ही पैदा करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ आप जो चीज याद रखेंगे दैट इज इट कन्वर्ट अमीनो एसिड्स टू प्रोटीन्स इन लिवर। ये कन्वर्जन का काम भी आपके जिगर में मुकम्मल किया जा रहा है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द इंसुलिन, और इन तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के बाद इंसुलिन इस काबिल होता है कि आपकी बॉडी को हेल्थी और एक्टिव रखे, क्योंकि जिस किसी दिन आपकी बॉडी के अंदर शुगर इनटेक बहुत ज्यादा हो चुका होगा उस दिन आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्रेश फील ना करें। जी स्टूडेंट, उसके बाद जिस तरतीब से मैंने आपको प्रीवियस हार्मोन्स की सिक्रीशंस में बताया हुआ है उसी तरतीब को फॉलो करते चले जा रहे हैं कि कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशंस अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो ओवर सिक्रीटरी इश्यूज बन जाते हैं, और अगर सिक्रीशन जरूरत से कम हो जाएं तो इनसफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। तो इंसुलिन की भी एक्टिविटी के लिहाज से आप ये बात याद रखें कि अगर इंसुलिन की पैदावार जरूरत से कम है फिर भी काम खराब है, अगर इंसुलिन की पैदावार जरूरत से ज्यादा है तो फिर भी काम खराब है। पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे अबाउट द डायबिटीज मेलाइटिस दैट अकर्स ड्यू टू अंडर सिक्रीशन और कंप्लीट फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो डायबिटीज जिसे हम शुगर या ज़ियाबितिस की बीमारी कहते हैं, आप इस नाम से और इस लफ्ज से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो जैसे ही 35 साल की एज क्रॉस करते हैं तो फौरी तौर पे उनके अंदर इसमें से कुछ ना कुछ असरात या कुछ ना कुछ अलामात जरूर नमूदार होती हैं कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल मुसलसल हाई रहना शुरू हो जाता है, जिसकी एक बड़ी वजह हाइपरटेंशन वगैरह भी हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके अलामात या सिम्टम्स की बात करें तो आप क्या याद रखेंगे? हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हुए हैं कि इतनी वैल्यू अगर ब्लड के अंदर होगी जो ऑप्टिमम वैल्यू है ग्लूकोज की पर 100 ml ऑफ द ब्लड, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उससे एक्सीड होना शुरू हो जाए और मुस्तकिल तौर पे ही हमेशा ही ये वैल्यू बढ़ी रहे तो फिर हम कहते हैं कि नाउ दिस पर्सन इज अ डायबिटिक, इस बंदे को शुगर का मर्ज हो चुका है। ऑलराइट, फिर दूसरी अलामात में से जो कि एंशियंट टाइम से चली आ रही हैं, शुगर इन द यूरिन। ऑब्वियसली किडनीज के बस की बात भी नहीं रहेगी कि अगर ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा तो इस वजह से किडनीज भी उसको फिल्टर या रीअब्सॉर्ब नहीं करवा पाएंगे और यूरिन के साथ ही खारिज करना शुरू कर देंगे, ये भी मसला बनता चला जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडीज ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली जब सोल्यूट लेवल्स जिनको एक खास मिकदार या एक खास रेंज में सेट किया हुआ है थ्रू द ऑस्मोरेगुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस, अगर इसके अंदर भी शुगर्स का लेवल मुसलसल हाई रहेगा तो उसकी वजह से बाकी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस वगैरह और शुगर के लेवल्स भी एबनॉर्मल लेवल में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये बंदा मुसलसल ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। और तो और डीरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। डीरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि ऐसी खराबियां कि जिसमें नर्वस सिस्टम ही मुब्तला हो रहा है। और डायबिटीज में स्टूडेंट्स ये इंतहाई खतरनाक हिस्सा है कि जब शुगर लेवल मुसलसल ज्यादा लंबे दौरानिये के लिए बढ़ा रहे और उसको अनचेक्ड छोड़ दिया जाए, यानी कि रूटीन में एक्सरसाइज ना की जाए और जो मुसलसल इनटेक है कार्बोहाइड्रेट्स का उसको कम ना किया जाए, तो इन तमाम केसेस में फिर एक नई कंडीशन हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब ये डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि इट इज अ प्रोग्रेसिव इशू और प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती ही चली जाती है और इवन के खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है
कि नर्वस फैकल्टीज या मेंटल फैकल्टीज को मुतासिर करना शुरू कर दे और दिमाग के अपने न्यूरॉन्स मुतासिर हों, उसकी वजह से उस पर्सन की एक्टिविटीज जो कि कुछ अरसा पहले तक बिल्कुल नॉर्मल थी वो एबनॉर्मल मेंटल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो सकती हैं। ऑलराइट, जो मेन पॉइंट्स आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स वो क्या हैं कि प्रोग्रेसिव एंड गेट वर्स ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा खराबी की जानिब चलती चली जाती है। और जो बुनियादी अलामात इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर नर्वस सिस्टम के ऊपर शुगर असरअंदाज हो रही है तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे आपको पता चलेगा। सबसे पहली चीज नमनेस, यानी कि हाथों और पांव वगैरह का सो जाना। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पेन, मुसलसल लिम्स के अंदर खास तौर पे जो एक्सट्रीमिटीज हैं यानी कि उंगलियां और पांव के जो पंजे हैं या हाथ और बाजू, इनके अंदर मुसलसल दर्द रहना, थकावट के आसार रहना, और फिर बर्निंग सेंसेशन इन टोज एंड फिंगर्स। ये वाली अलामत भी हम आम तौर पे अपने बुजुर्गों में देखते हैं कि जब वो कहीं बैठे हों और मुसलसल ज्यादा दौरानिये से या कई सालों से वो इस बीमारी के साथ लड़ते चले आ रहे हैं तो उनके पांव के जो तलवे हैं उनमें मुसलसल एक बर्निंग सेंसेशन या जलने की सी कैफियत पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ द नर्वस सिस्टम इज अंडर अटैक ऑफ द डायबिटीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम के खास तौर पे बहुत सारे जो कंटिन्यूअस नर्व्स या न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर शुगर के असरात या डायबिटीज के असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज्यादा मशहूर जमाना कंडीशन जो कि बहुत मर्तबा सवाल भी पूछा जाता है कि क्या शुगर के पेशेंट्स के जो जख्म हैं वो आम लोगों की तरह से हील क्यों नहीं होते। ऑलराइट, तो इसके लिए ये बात याद रखें, एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं गैंग्रीन। ऑलराइट, ये नाम आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है और यहां भी याद रखिएगा कि टिश्यूज का मुकम्मल तौर पे खराब हो जाना या इस तरह से खराबी की जानिब जाना कि जिसको हम यूं समझें कि अब ये हिस्सा जाया ही कर दिया जाएगा। और मोस्टली अगर ये कंडीशन क्रोनिक हो जाए यानी काफी लंबे अरसे से चलती चली आए तो अल्टीमेटली इन पेशेंट्स की उंगलियां या बाज़ औक़ात हाथ वगैरह या पांव वगैरह भी काटने पड़ सकते हैं। तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इम्बैलेंस ग्लूकोज लेवल्स डैमेज द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अब नर्व्स को भी डैमेज कर रहा है और ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, अगेन द फिंगर टिप्स वगैरह और टोज वगैरह जो हैं, वहां तक ब्लड सप्लाई जाएगी ही नहीं। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई की जा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा रही तो इसकी वजह से वो टिश्यूज आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि नाउ दिस कंडीशन इज द गैंग्रीन। और इन सारी चीजों में अगर हम इंजरी की बात करते हैं कि किसी भी डायबिटिक पेशेंट को अगर जख्म हो जाता है तो उस सूरत में भी स्टूडेंट्स ये बात तो जहन में होनी चाहिए कि ब्लड वेसल्स वहां तक जाएंगे और ब्लड की सप्लाई करेंगे तो फिर जाके कहीं आपकी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स वहां पे अपना काम परफॉर्म कर सकेंगी। तो अगर ब्लड वेसल्स ही डैमेज हो गए हैं और ब्लड की सप्लाई ही नहीं है उस जगह पे तो ऑक्सीजन तो ना होना एक अलग फैक्टर है, आपके ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी वहां तक नहीं पहुंच रहे तो वो जख्म उसी तरह से खराबी की जानिब चला जाएगा और फिर उसमें भी गैंग्रीन के आसार नजर आना शुरू हो जाएंगे। So we can say that blood vessels and reducing oxygen supply to extremities causing gangrene and slow healing of wounds. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ ये तो हमने एक अंडर एक्टिविटी ऑफ द इंसुलिन या उसके अलावा फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन के हवाले से एक फैक्टर पड़ा है, दैट इज द डायबिटीज मेलाइटिस। इसके अलावा और खराबियां भी ऑब्जर्व की जाती हैं ह्यूमंस के अंदर। उनमें से एक बड़ी खराबी क्या है कि फैट्स का इकट्ठे हो जाना बॉडी के अंदर। और ये बात स्टूडेंट्स बहुत ही अहम है हमारे लिए। वो किस तरह से कि जो बैड फैट्स हैं जिसमें एक स्पेसिफिकली एक नाम मैं आपको बताता हूं, सेरामाइड्स इनको हम कहते हैं। अब ये फैट्स जब बॉडी से खारिज हो रहे होते हैं तो इनको खारिज करने के लिए साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट किस्म के कैटाइंस का भी लॉस का सामना करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी को, जिसके अंदर जिंक या आयरन या मैग्नीशियम और मैंगनीज वगैरह भी शामिल हैं। तो इनका इखराज बॉडी से हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का बायस बनेगा और उसकी वजह से बाकी मेटाबॉलिक सिस्टम्स भी मुतासिर हो सकते हैं। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स डायबिटिक्स के अंदर जो एक अलामत बहुत ज्यादा नोट की जाती है दैट इज डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार होते चले जाना। वो डायबिटीज इंसिपिडस की तो सिग्निफिकेंस है ही कि मुसलसल प्यास लगते रहना, लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस वाली कंडीशन में भी ये देखा गया है कि इस तरह के पेशेंट्स में भी मुसलसल जो है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन देखी जा सकती है। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम चलें स्टूडेंट्स तो एक्सेस ऑफ इंसुलिन, यानी अगर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा पैदा हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा। आपने आगाज में ये पढ़ा है कि इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल्स को डिप्रेस करना।
लेकिन जरूरी ये है कि ऑप्टिमाइज्ड लेवल तक या एक मखसूस रेंज तक ही उसको कम किया जाए। अगर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा पैदा हो रही है तो फिर वो क्या करेगी, ग्लूकोज को जरूरत से ज्यादा डिप्रेस कर देगी, और इस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज हाइपोग्लाइसीमिया, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं रहेगी, और इसकी वजह से खराबी क्या है कि बाकी टिश्यूज और बाकी ऑर्गन्स, बाकी सिस्टम्स भी मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से इट मे अपसेट नर्व एंड मसल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर शुगर लेवल डिक्रीज होते हैं तो मस्कुलर इश्यूज में से कौन सा इशू बनता है, चैप्टर नंबर 16 में आप पढ़ के आ चुके हुए हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन को हम कह सकते हैं कि इट इज एसेंशियली एंटागोनिस्ट टू द इंसुलिन। वो किस तरह से कि अगर इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम करता है ब्लड के अंदर, तो ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। वो तमाम काम जो इंसुलिन ने परफॉर्म किए, ग्लूकागॉन उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करना शुरू कर देगा। यानी कि ग्लूकोज की जो कन्वर्जन्स थी उसको स्टोर करने के लिए, रिजर्व्स में लेके जाने के लिए, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, उन रिजर्व्स में से ग्लूकोज को निकाल के वापस ब्लड सप्लाई के अंदर लेके आएगा। असल में अगर हम समझना चाहें स्टूडेंट्स, तो इसका काम या इसकी अहमियत सिर्फ ये है कि अगर इंसुलिन कम कर रही है और ग्लूकोज लेवल जरूरत से ज्यादा नीचे जाने का खतरा पैदा हो रहा है, तो द लो लेवल्स ऑफ द ब्लड ग्लूकोज विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन पैदा होते साथ ही दोबारा से ग्लाइकोजन को तोड़ के लिपिड्स को कन्वर्ट करके ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करके ग्लूकोज के अंदर दोबारा से ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा करेगा, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का ऑप्टिमम रेंज है उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स, दे आर मेंटेनिंग द होम्योस्टैटिक बैलेंस ऑफ द ग्लूकोज विद इन द ब्लड। ऑलराइट, फिर इसके बाद आप याद किस तरह से रखेंगे इसको कि इट कंट्रोल्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन लिवर। मसल्स के लिए स्टूडेंट्स एक अहम बात मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि ग्लूकागॉन डज नॉट एक्ट ऑन द ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल्स, क्योंकि मसल सेल्स के पास ग्लूकागॉन को रिसीव करने वाले स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं है। तो ज्यादातर एक्शन जो ग्लूकागॉन का नोट किया जाता है दैट इज ऑन द लिवर। ऑलराइट, और यहां पे एक और कंफ्यूजन भी याद रखिएगा कि द ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विद इन द लिवर एंड मसल्स, एंड ग्लूकागॉन इज द हार्मोन। ऑलराइट, फिर उसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1 in few millions में अगर हम इसको देखें, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं अल्फा सेल्स के ऊपर कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए, पहले ही तादाद में कम है, लेकिन ट्यूमरस सेल्स की क्या पहचान होती है कि ये साइज में बड़े हो जाते हैं। तो अगर साइज में बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब ग्लूकागॉन की मिकदार बढ़ जाएगी। ग्लूकागॉन की मिकदार ब्लड में अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या किया जाएगा, रिजर्व्स में से सारे ग्लूकोज को निकाल के ब्लड में ले आया जाएगा, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। और इस कंडीशन की वजह से फौरी तौर पे दोबारा से डायबिटीज वाली अलामात नजर आएंगी, और इसके अलावा और बहुत सारी खतरनाक अलामात हैं कि जिसकी वजह से उस पेशेंट को बहुत ज्यादा दुश्वारी और बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे किस्म के असरात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा कि अगर अल्फा सेल्स में खराबी पैदा होती है तो उसकी वजह से डायबिटीज होगी, और डायबिटीज की अलामात हमने अभी काफी डिटेल में डिस्कस की हैं। इन तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, अपने लाइफस्टाइल्स को हेल्थी बनाएं। आप बहुत ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजार के अपने आप को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। और बीमारी से बचाने का मतलब क्या है कि यू कैन मेंटेन दैट बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ग्लैंड्स और नेक्स्ट हार्मोन्स को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।